मैं आप सबों का आभारी हूँ जो आप सुनने के लिए उपस्थित हैं और विशेष रूप से विश्वविद्यालय के दिल्ली का आभारी हूँ जो मौका दिया मुझे। मैं आज से 16 वर्ष पहले पूर्णतः एक शिक्षक था, रिटायर किया और उसके बाद से 10-12 वर्षों से मैं एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में गुड़गांव में प्रैक्टिस करता रहा हूँ और योग का भी एप्लीकेशन किया, क्योंकि मैं स्वयं 84 में स्पॉन्डिलोसिस का शिकार हुआ और जब ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ शारीरिक क्रिया कराने लगा तो योग क्रिया है, तो योग के निकट मेरी रुचि हुई और फिर हमने इसका व्यापक अध्ययन किया और 93 में मुंगेरी में विश्व योग सम्मेलन में मैंने मेडिटेशन है एज ए टेक्निक और साइकोथेरेपी पेपर प्रेजेंट किया और आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस समय किया। फिर 94 में मैंने विशाखापट्टनम में योगा एज ए टेक्निक और साइकोथेरेपी पेपर प्रेजेंट किया, क्योंकि योग के विभिन्न अंगों का वर्णन किया कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर 97 में इंडियन साइंस कांग्रेस में मैंने रोल ऑफ स्ट्रेस इन कॉरोनरी हार्ट डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट बाय योग की चर्चा की है। अब तो सभी लोग चर्चा करने लगे हैं, लेकिन उस समय किन्हीं लोगों ने चर्चा नहीं की। आज मैं जो आपको थोड़े से, क्योंकि समय बहुत कम मुझे मिला है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरा विषय है साइकोफिजिकल डिसऑर्डर्स एंड योगा, एंशिएंट एंड मॉडर्न रिव्यू। योग को थेरेपी के रूप में चर्चा तो अभी नई देन है, लेकिन योग का महत्व बहुत पहले से लोगों ने सोचा और मानसिक उलझन, अस्त व्यस्तता को योग का एक प्रमुख कारण माना। जैसा कि कहा गया, हमारे विश्व ने कहा प्रज्ञापराधम रोगस्य मूल कारणम। आज जो वायलेंट बिहेवियर्स होते हैं, उटपटांग व्यवहार होते हैं, उसके पीछे मानसिक अस्वस्थता छिपी है और उस मानसिक अस्वस्थता में संतुलन कैसे लाएगा यह योग बताता है। और इसमें पातंजल के योग का महत्व है, 8 जो अंग हैं उनका महत्व है। जब मैंने 97 में पेपर प्रेजेंट किया मेडिटेशन रोल ऑफ स्ट्रेस कॉरोनरी हार्ट डिजीज मैनेजमेंट योग, तो उसमें मैंने यम नियम की चर्चा की है, जो एक पहले तो नियम की चर्चा उन्होंने की, तो मैं थोड़ी सी चर्चा उसका करूँगा। साइकोफिजिकल डिसऑर्डर का अर्थ होता है वैसी बीमारियाँ जो जिनके लक्षण दैहिक होते हैं, लेकिन उनके कारण जो होते हैं वे मानसिक होते हैं। मानसिक कारणों से जब शारीरिक व्याधि होता है तो उसको कहते हैं साइकोफिजिकल डिसऑर्डर्स। जैसे कॉरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, तनाव के कारण जो हमारे आर्टरीज हैं वे सिकुड़ जाते हैं और ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं होती है, जिससे कारण हार्ट की बीमारी होती है और वह करके फैटल हो जाती है, इसको हार्ट अटैक करते हैं। जिसमें कि और जो भी बीमारियाँ होती हैं सबसे अधिक मरने की संभावना है वो हार्ट डिजीज नहीं है। तो इसलिए योग का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि इसके द्वारा, योग के द्वारा हम हार्ट डिजीज का भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और बहुत हद तक प्रिवेंशन हो सकता है। इस कार्य में मेडिटेशन का सबसे महत्व है। मेडिटेशन की चर्चा तो पातंजल के समय बहुत पहले से हुई है, लेकिन सर्वाधिक श्रेय इस क्षेत्र में हार्वर्ड फिजिशियन जॉनसन को जाता है। जॉनसन ने 1966 में महर्षि महेश योगी के ट्रांसमिटेड मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट पर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, लेबोरेटरी में स्टडी किया और बताया कि मेडिटेशन के समय जो ब्रेन वेव्स होते हैं वे अल्फा वेव्स होते हैं। अल्फा वेव्स की इंडिकेट किया रिलैक्सेशन एंड ट्रैंक्विलिटी। जब हम रिलैक्स होते हैं, टेंस होते हैं, तो अल्फा वेव्स में होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 तक होती है। और इसमें अभी तो विशेष रूप से नहीं जाए हैं उसमें एक डायरेक्ट की होती है, फ्रीक्वेंसी 8 से 12 होती है, उसमें भी डेरिवेशन होता है। जब टेंशन की स्थिति होता है तो हमारा डेटा वेव्स प्रोड्यूस होता है ब्रेन का, जिसको कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो 14 से लेकर 28 तक हो जाती है और फिर उसमें वेरिएशन इंडिकेट किया जाए होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है कि बढ़ जाता है। और जब आदमी बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है तो डेल्टा वेव्स होता है, जिसमें की फ्रिक्वेंसी 2 से 5 होती है, वह एडल्ट्स को नहीं होता है, वह बच्चों को ही होता है या सुप्तावस्था में ही होता है। तो जैसा बताया कि 3 प्रकार के हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, अल्फा वेव्स,
बेटा वेव्स और डेल्टा वेव्स। ट्रैंक्विल अवस्था में अल्फा वेव्स होता है, तनाव की अवस्था में बेटा वेव्स होता है, और ट्रैंक्विल जब रिलैक्स होता है तो अल्फा वेव्स होता है, और जब बिल्कुल रिलैक्स होता है तो डेल्टा वेव्स होता है। तो इस स्टडी का बहुत महत्व हुआ, और बेंसन के स्टडी के साथ पूरे विश्व में स्टडी होने लगे, और इसका महत्व लोगों ने समझा, और मेडिटेशन के विभिन्न रूपों में फ़ायदा होता है। इसको लोगों ने जैसे कि जो बुद्ध के सिस्टम पर विपासना मेडिटेशन, या जैन सिस्टम में प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है, लेकिन कि मेडिटेशन किसी भी रूप में करे, लेकिन इससे फ़ायदा तो होता ही है। सबसे आसान है कि सांस की क्रिया के साथ आप आँख बंद करें, सांस की क्रिया के साथ करें, और सांस में जो हमारी स्वाभाविक क्रिया होती है, सांस लेते हैं तो शो की आवाज़ होती है, छोड़ते हैं तो हम करें। यह सबसे आसान तरीका है। इस रूप आप मेडिटेशन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। आसन के साथ यह तो मेडिटेशन का है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए किसी आसन की आवश्यकता है। तो अस्थिर सुखासनम, जो स्थिरता प्रदान करे, मन को सुख प्रदान करे, वैसी स्थिति में आप आकर जो है सो मेडिटेशन करें। लेकिन आसन के साथ ये जो एक विशेष प्रकार का पोस्चर होता है, वह भी मानसिक प्रदान करता है, वह भी तनाव से रहित आदमी हो जाता है। और उसके बाद प्राणायाम में है चले वाते चले चित्तम। अगर हमारी सांस की क्रिया में उतार चढ़ाव होता है तो मन में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए सांस की क्रिया को आप नियमित कीजिएगा, तो अगर मन की चंचलता दूर होगी। और इस समय से आपने सुना ही है, नियम की चर्चा हो गई है, लेकिन यम की चर्चा भी जरूरी है। यम के द्वारा भी तनाव को रहित करने में सहायता मिलती है। अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, उपग्रह, अमा। तो अहिंसा की बात सोचने पर हमारा हार्ट बीट, पल्स रेट आदि में परिवर्तन होता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स निकलता है। तो जब हम हिंसा की भावना नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए परिवर्तन नहीं होगा, हमारे लिए यह तनाव को दूरने में बहुत लाभकारी होगा। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य बोलने के, जब आदमी असत्य बोलता है तो हार्ट बीट, पल्स रेट वाले बढ़ जाता है। जैसे किसी पर लाइट डिटेक्टर बेस्ट है, और पता चल जाता है कि कौन सा झूठ बोल रहा है और कौन अपराधी है। तो सत्य प्रतिष्ठा, गंजल ने लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला सर्वोत्तम। सत्य को प्रतिष्ठित करने पर सभी क्रियाएं फलभूति होती है। सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम जीवन व्यतीत करना, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमें जितनी जरूरत है उतना ही साधन रखना है, और उससे अधिक नहीं रखना। अपरिग्रह यमा, तो यह नियम है, यह इनका भी महत्व है। तो चूँकि समय अभाव है, इसलिए मैं ही बर्तन करता हूँ। पुनः मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे पूछा।